जय हिंद साहब। और सब कैसे हैं? अच्छे हैं। आइए पढ़ते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ आधुनिक शिक्षण प्रणालियों को। आधुनिक शिक्षण प्रणालियां कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास होने के बाद शिक्षण प्रणालियों में किस प्रकार का अंतर हुआ, किस प्रकार का परिवर्तन आया। देखो, शिक्षा तो हमेशा से ही चलती आई है, पहले भी लोग पढ़ते आए हैं। पहले भी गुरुकुलों में शिक्षा चलती थी, फिर विद्यालयों में शिक्षा चलती थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ, एक नया सब्जेक्ट आया ना, इस सब्जेक्ट को आज के कुछ वर्षों पहले तो लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान आया तो बहुत से नए सिद्धांतों का निरूपण हुआ, और उन सिद्धांतों के निरूपण होने के साथ ही शिक्षण प्रणालियों में बच्चों को कैसे सिखाया जाए, इसमें क्या आया? परिवर्तन आया, बदलाव आया। कुछ ढंग बदले, कुछ रीतियां बदली, कुछ परंपराएं बदली। कैसे? पहले पूरा का पूरा शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, गुरुजी आते, आकर के बता बतो करके चले जाते, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया कोई मतलब नहीं। ठीक है, कक्षा पूरी बैठी है, गुरुजी ने मौखिक तौर पे पाठ बोला, अब मौखिक तौर पे सुना, रट लिया, अनुवाक किया, बार बार अनुसरण किया। ठीक है जी, इस प्रकार का शिक्षण चला करता था। ठीक है, और अब कक्षा के अंदर साहब अलग अलग स्तर के विद्यार्थी हैं। कुछ तीव्र बुद्धि है जो सुबह 4 बजे जग करके ब्राह्मणी प्राणायाम करके पढ़ते हैं। कुछ लोग 7 बजे की कक्षा में 6:30 बजे जग करके आते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी है भैया। ठीक है, तो अब मानसिक स्तर में तो अंतर आ जाएगा ना। ठीक है, तो फिर बाद में धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आया। कैसे? आपने देखा होगा 10वीं में 9वीं में 4-4 सेक्शन बनाने की परंपरा चालू हुई कि जो है कुशाग्र बुद्धि बालकों को सेक्शन ए में, और जो अद्भुत विद्यार्थी हैं उनको सेक्शन डी में। सेक्शन डी वालों का उद्देश्य इतना ही होता कि 33 अंक आ जाए, बस 10वीं पास हो जाए। ए वालों का होता कि स्कूल का, गांव का, कस्बे का नाम रोशन करे, उन पे अलग दायित्व होता। उनको उस ढंग से पढ़ाया जाता, और उनको उस ढंग से उनको यही कहा जाता, भैया संस्कृत के पेपर में 2 श्लोक तो लिखे हुए आएंगे, 2 पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे, तो तू 4 याद कर ले। ठीक है, इस प्रकार के तरीके सिखाए जाते हैं उनको। ए वालों को अलग ढंग से ट्रीट किया जाता। कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे चर्चा होने लगी कि सब में थोड़ी सी क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। पहले सबको एक ही डर्रे पर हाँका जाता था, फिर सबकी रुचि का भी ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, और आजकल जो शिक्षण प्रणालियां बनी है, जो नई शिक्षण प्रणालियां बनी है, खासतौर पे आजकल के नई स्कूल्स में आप जब जाते हैं तो छोटे बच्चों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे आप में सब लोगों को मंच पे बुलाएं तो नहीं बोल पाए, लेकिन आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आप हजारों लोगों में खड़े कर दो, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा देंगे कॉन्फिडेंस के साथ। कारण उनको उसी ढंग से डेवलप किया जा रहा है। भाई शिक्षा की जो अन्य गतिविधियां हैं उनके माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे हम एक दिन पहले भी कह रहे थे, पहले बच्चे का रोना ही इसके लिए होता था कि वो स्कूल न जाए, और अब रोना इसके लिए होता कि वो स्कूल उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा। कारण शिक्षण पद्धतियों में क्या आया? बदलाव। और इस बदलाव का कारण क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या था? शिक्षा। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा से क्या रिलेशन है? मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। अरे बोलिए, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का करता है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवहार। तो साहब मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यवहार का, शिक्षा का उद्देश्य उस व्यवहार में बदलाव करना। तो जिस व्यवहार में बदलाव करना हो, उस व्यवहार के बारे में हमें पता होगा तो हम ढंग से ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन, और मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यवहार का। तो दोनों में एक चीज कॉमन आई, क्या? व्यवहार। क्या आई? व्यवहार। तो फिर एक नया विषय बनकर के आया, क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। वरना तो मनोविज्ञान को भी पहले लोग आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर चेतना का विज्ञान कहते थे। कई स्टेप्स आए ना, अंत में शायद वाटसन ने कहा था ना, व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे फ्रोबेल जैसे शिक्षा शास्त्री आए, फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षक शासक नहीं है, शिक्षक नियंत्रण करता नहीं है, शिक्षक पथ प्रदर्शक है। शिक्षक क्या है? पथ प्रदर्शक है। शिक्षक नियंत्रण करता नहीं है, शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक है। शिक्षक पथ प्रदर्शक, नियंत्रण करता नहीं है। इस कथन के साथ ही बहुत सी चीजों में बदलाव आया, क्योंकि पहले शिक्षक की भूमिका एक वो होती थी, बड़ी स्ट्रिक्ट भूमिका होती थी, है वो आदेश देता था ऐसा ही करना है जी, 3 दिन में ये पाठ याद होना ही चाहिए कि अब नहीं हो तो नहीं हो। सब कई बच्चों के नहीं भी होए, तो इन्होंने क्या कहा, फ्रोबेल महोदय ने एक बात कही कि विद्यालय जो है ना एक बगीचे की तरह। इनका एक कथन है, पूछा जाता परीक्षाओं में, विद्यालय किसकी तरह है? बगीचे की तरह है।
और बगीचे में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, कई बड़े सुगंध वाले होते हैं, कई दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, कई लंबे समय तक खिले रहते हैं, कई सुबह खिलते हैं, शाम को ही मुरझा जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं बगीचे में, फूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। शिक्षक की भूमिका माली की तरह है। माली का समझना, एजुकेशन सिस्टम का आधार क्या है, ये कथन देखना, बड़ा पावन कथन है, बड़ा अच्छा कथन है, प्रभावशाली कथन है। मतलब कि शिक्षक की भूमिका माली की तरह है। माली की क्या भूमिका होती है? माली का इतना ही उद्देश्य होता है कि उन पौधों को स्वतंत्र विकास का अवसर दे, उनके पोषण का ध्यान रखे, उनमें जल वगैरह समय पर देता रहे, यही तो उद्देश्य है। अब वो ऐसे थोड़ी कहता माली आज शाम तक तो 6 इंच बढ़ना चाहिए वरना देख लेना। पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था, ठीक है। माली का उद्देश्य क्या? बस उनके पोषण का ध्यान रखे और उनकी रक्षा का ध्यान रखे, ठीक है भाई। अब जैसे बारिश आ गई, बारिश में उनको किस ढंग से ट्रीट करना है, शीत ऋतु में किस ढंग से उनको ट्रीटमेंट देना, केवल वो इतना ही ध्यान रखता है। वो केवल उनकी देखभाल कर रहा है, उनको उचित बढ़ने का अवसर दे रहा, उनको जो उनकी वृद्धि का उचित जो एटमॉस्फियर है वो ही प्रदान करने की कोशिश करता है माली। भाई जैसे उसको लगेगा यार सर्दी में जल जाएंगे तो ढक देगा उनको, ऐसा ही तो करेगा, ठीक है। तो शिक्षक की भी वही भूमिका है। ये पौधे हैं, इनको स्वतंत्र विकास का अवसर मिले, स्वतंत्र ढंग से। अब क्योंकि पौधे में वृद्धि का गुण भीतर है, बाहर से नहीं आ रहा। वो पौधे में वृद्धि का गुण कहां से है? भीतर। उसमें जन्मजात प्रतिभा है, वो बढ़ेगा, उसमें पुष्प निकलेगा, वो उस पुष्प में सुगंध आएगी, वो उसमें बीज में है वो चीज, ठीक है। आपका उद्देश्य केवल उसको सही ढंग से बढ़ने का अवसर देना कि उसको कोई बकरी आके खा न जाए। माली का मतलब समझ में आ गई? वही शिक्षक की भूमिका है। बच्चों में जन्मजात प्रतिभाएं हैं, आत्मीय गुण है, देवीय गुण है। जैसे मैडम मारिया मोंटेसरी ने कथन कहा कि बच्चों की निसर्ग सिद्ध अभिव्यक्ति की रक्षा करना मेरी शिक्षण प्रणाली का आधार है। उनका एक कथन है, निसर्ग सिद्ध मानी नेचुरल, निसर्ग सिद्ध मानी भाई बच्चे का जो नेचुरल डेवलपमेंट होगा उसमें कुछ देवीय गुण है, उसके जन्मजात गुण है। बस हमारा उद्देश्य क्या है कि वो जन्मजात गुण स्वतंत्र ढंग से विकसित हो, उनमें कोई बाधा ना आए। कोई संगीत में अच्छा है तो उसको संगीत में, अब उसको कोई कहे कि तू सब पहलवान बन जा, वो कहां से बन जाए मेरे जैसा प्राणी, बताइए। समझ में आ गया? ठीक है। और कोई पहलवान को कहे कि आ जा तू अब जो है ना कबीर को पढ़ा, अब उसकी अलग प्रतिभा है, उसकी अलग प्रतिभा है। तो शिक्षण प्रणाली का क्या कि सबकी अपनी अपनी प्रतिभाओं को स्वतंत्र ढंग से विकसित होने का क्या मिलना चाहिए अवसर। इस पूरे कंसेप्ट को, इस चिंतन को समझिएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं शिक्षण प्रणालियों के प्रश्न नोट्स पे आधारित नहीं होते हैं। आपके माइंड से चीजें क्लियर है कि किस ढंग से बच्चों को ट्रीटमेंट देना है, किस ढंग से बच्चों को पढ़ाना है, उस आधार पे आपको आगे बढ़ना होता है। शिक्षण प्रणाली का आधार क्या है कि बच्चों में जन्मजात प्रतिभाएं हैं, उनको स्वतंत्र ढंग से विकसित होने का हमें क्या देना है? अवसर देना है। शिक्षक का उद्देश्य केवल पथ प्रदर्शक का है, रास्ता बता दिया भैया इस रास्ते पे तुम्हें आगे जाना है, उसको गोदी में लेके नहीं जाना है, वरना वो चलना नहीं सीख पाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? और हमारा जो कुछ दिनों से ये जो शिक्षण सिस्टम रहा, ये इसी प्रकार का रहा पिछले कुछ वर्षों में। क्या? स्पून फीडिंग टीचिंग मेथड, जिसको मैं हमेशा कहा करता हूं, चम्मच से दूध पिलाने वाला। कारण, उसका कारण एक थोड़ा सा ये निजी शिक्षा का निजीकरण भी था। उसका एक रीजन हो गया कि बच्चे को हर प्रकार से संतुष्ट करना है, क्योंकि तभी एडमिशन होंगे। बच्चे को खुश रखना है, बच्चे को खुश रखना, साहब उस बच्चे में गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो आपने कहानी सुनी होगी, कोई एक जीव था, वो किसी अपने अंडे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। गुरुजी बाहर चले गए, जाते समय कह गए बच्चों को कि इसकी सहायता मत करना, इसकी सहायता मत करना। वो फड़फड़ा रहा था, गुरुजी बाहर चले गए तो एक बच्चे को दया आई कि ये बेचारा कितना दुख पा रहा, उसने बाहर निकाल दिया, निकालते वो मर गया। फिर बच्चे गुरुजी आए, देखो आपकी दया ने इसके प्राण ले लिए। एक बार तो आप पे इस पे दया आई, ये भी चाह रहा था मेरी कोई सहायता करे, लेकिन अब ये इस माहौल में सरवाइव करने की इसमें गुण विकसित नहीं हो पाए हैं। इसलिए शिक्षण प्रणाली का आधार यही होना चाहिए, बच्चे चिंतन करें, वो खुद समस्याओं से जूझें, खुद समस्याओं से। मैं एक पंक्ति कहा करता हूं ना, जैसे हमारी भी तो कभी कुछ कॉन्टेशन बन जाएंगे ना धीरे धीरे, चिंतन विद्यार्थी की पूंजी है, इसीलिए कहा करते हैं। क्योंकि जब तक वो खुद नहीं सोचेगा ना, उसके कोई समस्या ही आपने सोल्व कर दी, उसके कोई समस्या ही आपने बता दी, आपने उसके कुछ सोचने समझने के लिए छोड़ा ही नहीं, तो उसके भीतर गुणों का विकास कैसे होगा? वो तो उन समस्याओं से लड़ा ही नहीं, वो तो उन समस्याओं से जूझा ही नहीं, दो दो हाथ किए ही नहीं।
आपने पूरा कंप्लीट करके दे दिया। मैं हमेशा पढ़ाते समय एक बात कहा करता हूं, जब तक शिक्षक समझाता है तब तक आप उसके विचारों पर बैठकर यात्रा करते हैं, तब तक आप उसके विचारों पर बैठकर यात्रा करते हैं, मस्तिष्क काम नहीं करता है। और हम आत्मसात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद आ रहा, मजा आ गया, खुद ने क्या सोचा भाई। हम जब तक, जैसे हम कई बार संज्ञा सर्वनाम वगैरह पढ़ाते समय प्रश्न करते हैं बीच में खड़े करके, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो प्रश्न होगा तो हम सोचेंगे और उसके बाद हम उसका उत्तर बताते हैं। क्योंकि पहले उत्तर बता दिया तो आप सीख तो गए, पता तो चल गया, चिंतन कैसे हो, चिंतन तो हुआ ही नहीं। इसलिए समस्याओं से खुद जूझना होता है। अच्छी शिक्षण प्रणाली का यही तरीका होता है कि बच्चा समस्याओं से खुद जूझे, वो उन पे चिंतन करे, तब जाकर के उसमें गुणों का क्या हो पाएगा, विकास। मैंने एक उदाहरण दे दिया ना कि आपको केवल रास्ता दिखाना कि बेटा इस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, आप उसको ऐसे गोदी में ले जाकर के वहां छोड़ोगे ना तो वो रास्ता पार करने की उसमें योग्यता कभी भी नहीं आएगी। तो इन शिक्षण प्रणालियों में बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखा गया, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा गया और बच्चों पे शासन नहीं किया गया, नियंत्रण नहीं किया गया, स्वतंत्र ढंग से उनको विकसित होने का अवसर मिला। जैसे अपन बात करें एक, ये कौन सी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। कौन सी प्रणाली भैया, किंडरगार्टन प्रणाली। पहली बात तो ये किंडरगार्टन नहीं है, ये गार्टन है, किंडरगार्टन। ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का उद्यान। वही प्रोबिल महोदय, ठीक है क्या, इस विद्यालय तो क्या, बालोद्यान। अरे इन्होंने जर्मनी में एक बहुत रमणीय जगह है, एकदम बड़ी सुंदर जगह, ब्लैंकेनबर्ग, ब्लैंकेनबर्ग में इन्होंने एक स्कूल ओपन किया था, ठीक है। बाद में 2 साल बाद में उस स्कूल का नाम इन्होंने क्या रख दिया, किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। अरे बगीचा ही तो है, ठीक है भाई। अलग अलग, जैसे पुष्पों की अलग अलग प्रजाति होती है वैसे अलग अलग प्रजाति के बच्चे पाए जाते हैं, बताइए। और आजकल तो बच्चे इतना डीओ लगा करके आते हैं, बताइए। आप उनकी कक्षा में घूम के आओ तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप बगीचे में ही घूम रहे हो। विभिन्न प्रकार की खुशबू इकट्ठी होकर के सरदर्द भी पैदा कर सकती है, बताइए जरा, ठीक है। हाँ, तो किंडरगार्टन, किंडरगार्टन में उन्होंने बच्चों, मैंने कंसेप्ट तो इनका समझा दिया आपको, मोंटेसरी मेथड का भी यही कंसेप्ट है, इसका भी यही कंसेप्ट है कि बच्चों को आपको प्रेशरलाइज नहीं करना है, उनमें जो भीतर गुण है बस उन गुणों को विकास होने का, वो गुण सही ढंग से विकसित हो पाए, आपको तो उसमें बाधा नहीं बननी है, समझना, आपको उसमें बाधा नहीं बन, सहयोग करना कि वो गुण सही ढंग से विकसित हो पाए। तो इस किंडरगार्टन में इन्होंने क्या किया, आधार क्या बनाया, इन्होंने खेल को ही आधार बनाया, ठीक है भाई। खेल बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उसको मजा आता है खेलने में, ठीक है। अरे बच्चे को पूरे दिन खेलने के लिए कह दो, वो थकता नहीं भाई। इन्होंने इस बात को पकड़ लिया, कैसे, बच्चों को खाना खाने के लिए भी पकड़ करके लाना पड़ता है, वो भूखे खेलते रह सकते हैं, उनकी ऊर्जा का क्षय नहीं होता खेल में, कारण क्योंकि उनको उसमें क्या है, रुचि है, रुचि। तो इन्होंने एक चीज नोटिस की कि यार ये खेलने में इनको इतना मजा आ रहा है और पढ़ने के लिए इनको प्रेशरलाइज कर रहा है कि ये करना पड़ता, अरे छोरा खेल मत, चाल पढ़, किताब ले बैठ, ऐसा ही सुनते। 8वीं तक अमूमन बच्चे तब होते हैं तो घर में ये सेंटेंस दिन में 2-3 बार दोहराया जाता है, अरे तुम माना को नहीं दे, किताब को नहीं पकड़ा, कदा गिंडी लेर फिरे हो, गिंडी बोल, ठीक है, मारवाड़ी में, ठीक है, ऐसे ही कहा जाए। इन्होंने चिंतन किया, यार इनको खेलने में मजा आ रहा है, जोर तो आ नहीं रहा, तो क्यों नहीं इनका जो सीखना है उस सीखने को इस खेल से ही जोड़ दे। खेल में तो इनको मजा तो आ ही रहा है ना भाई, खेल में इनको बाहर से कहना ही नहीं पड़ रहा कि तू आ खेल, ये अपने आप खेल रहे हैं, तो इन खेलों को ही शिक्षा से जोड़ दो ना, इन खेलों के माध्यम से ही इनको ज्ञान प्राप्त हो, तो इनको जोर ही नहीं आएगा, अपने को कहना ही नहीं पड़ेगा। खेल बच्चे की एक जन्मजात प्रकृति है, ठीक है, उसको उसमें आनंद आता, उसमें उसकी रुचि रहती, उसमें वो क्रियाशील रहता है, वो स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू होता है। तो इन्होंने क्या बना दिए, खेल बना। इनको देखो 2 भागों में इन्होंने बच्चों को तैयार किया, एक तो गीत, गति और रचना, गीत बनाए इन्होंने। कुछ गीत, हालांकि फ्रोबेल ने जो गीत बनाए थे वो बड़े बेतरतीब से थे, लेकिन बड़े विशिष्ट थे, लोगों में बड़े प्रचलित हुए। इन्होंने कुछ ऐसे उपकरण भी बनाए, जैसे जो सीखने में क्या करे मदद, खिलौने टाइप की चीजें भी इन्होंने बनाई जो बच्चे को सीखने में मदद करे। वो गीत गाते, गीत गाने में बच्चों को मजा आता, वही जैसे हम कहते बादली आज बरसती जाओ, बच्चे करे बादली आज बरसती, मजा आ रहा उनको, खेल हो गया एक तरह का, आनंद ले। हालांकि इन्होंने कहा कि इनमें शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, एक मत जरूर है इनका। उसका कारण क्या है, देखो इसका कारण क्या है कि शिक्षिकाओं में, महिलाओं में वात्सल्य भाव होता है,
वो बच्चे के पोषण को जानती, वो बच्चे की जन्मजात प्रकृति को बड़ी करीब से जानती है, उसकी भावनाओं को संवेदनाओं को समझती है, तो वो उस ढंग से ट्रीट करेगी। पुरुष थोड़ी देर में थक करके दून बार गुद्दी के मैंने कती देर होगी, वो ऐसा कर जाएगा वो ऐसा कर जाएगा, वो बहुत ज्यादा उसको एक हद के बाद वो नहीं सहन कर पाएगा। माताएं ऐसा कर सकती है, बहनें ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, क्योंकि उनमें क्या भाव होता है, वात्सल्य का भाव होता है। देखो ये छोटे छोटे कथन है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, ठीक है। अब इन गीतों में अभिनय का योग भी कर दिया, जैसे अपन कह रहे थे ना, कैसे कबूतर उड़ता जाए, बच्चों को तो मजा आएगा, ठीक है। एक तो उनको कहे लिख करके दे दे चुपचाप ये याद कर, क ख ग घ, तो दिमाग खराब हो जाए बच्चे का कि कहाँ बैठा दिया, मुझे बांध दिया इस उम्र में है। एक उसको पूरी कक्षा बैठी 50 बच्चे हम मजे ले रहे, को से कबूतर उड़ता जाए, को कैसे कबूतर उड़ जाए, कैसे खरगोश, तो उसमें अभिनय भी हो गया। दूसरी बात, उनकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी उनमें सक्रिय है, ठीक है। ऐसा नहीं वो बड़े बड़े आलसी हो गए, ठीक है, उनमें एक ऊर्जा का भाव रहता है, ठीक है। फिर इन्होंने खेल बनाए, क्या बनाए, खास तौर पे फ्रोबेल महोदय गेंद के खेल से, जिसको मैंने ना गिंडी, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था गेंद के खेल से बड़े प्रभावित थे। इन्होंने गेंद के खेल को बड़ा महत्व दिया कि क्या, कि जैसे मान लीजिए गेंद को उछाले, बच्चे को तो मजा आएगा, देखो यहां वहां, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, इस प्रकार के बच्चे को गेंद फेंकी वो लेकर के आ रहा है, उसको दिशाओं का ज्ञान भी हो रहा है, उसको अक्षरों का ज्ञान भी करवा देते हैं। फिर धीरे धीरे फिर बाद में उसी गेंद से वो और खेलों को जोड़ते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली पर झपटता, कुत्ता बिल्ली पर झपट जाता, वो गेंद डाली ऐसे तो बच्चा भी बोलेगा कुत्ता बिल्ली पर झपटता, उसके सामने दृश्य, उसको मजा आ रहा है बस, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द, हालांकि छोटे बच्चों को सिखाने की विधि है, आपको गेंद से थोड़ी खिलाएंगे हम, है ठीक है। छोटे बच्चों भाई प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधि है, लेकिन बच्चे को खेल में रुचि रहती है। और एक चीज, खेल अनुशासन पैदा करता है, खेल अनुशासन भी पैदा करता है, खेल में बच्चा अपने नियमों की अनुपालना भी करता है, ठीक है। खेल में उसकी रुचि भी है, खेल में उसकी आत्मक्रिया भी है, खेल में उसकी क्रियाशीलता भी है, तो क्यों ना उसी खेल के माध्यम से बच्चे को डेवलप कर दिया जाए, ठीक है। तो इनकी विधि क्या कहलाई भैया, किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। शायद 1837 में इन्होंने स्कूल ओपन किया था और 2 वर्ष बाद में इसका नाम रखा था किंडरगार्टन। एजुकेशन ऑफ मैन नामक इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और बड़ी प्रसिद्ध हुई इनकी पुस्तक और इनके सिद्धांत। अब जैसे मैं मैडम की बात करूं, मैडम इटली की है, मैडम मारिया मोंटेसरी मैडम इटली की है। अब ये डॉक्टर हैं एक, ठीक है, बच्चों को देखती हैं, उनका उपचार करती हैं। फिर धीरे धीरे इनके मन में विचार आया कि इन बच्चों को इस ढंग से सिखाया जा सकता है, एक इनका विचार आया। तो बाद में इन्होंने अपना एक स्कूल ओपन किया, बच्चों को अपने तरीके से इन्होंने इजाद किए सिखाने के लिए। हालांकि पूर्व प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर के बच्चों के काम की विधियां हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को पढ़ना सिखाना था, पढ़ना सिखाना था, लेकिन इन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ने से पहले लिखना सीख गए। शुरुआत में इनको खुद को नहीं पता था कि बच्चे, इतने छोटे बच्चे लिखना सीख पाएंगे, लेकिन उद्देश्य पढ़ना सिखाना था, लेकिन पढ़ना से पहले वो क्या सीख गई, लिखना। तो कहते हैं कि मोंटेसरी मेथड, भाई मोंटेसरी मैडम ने ये मेथड दिया तो भी क्या हो गया, मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी मेथड से एक बच्चा 4 से 5 महीने में उतना सीख जाता है जितना अपने 1.5-2 महीने में इतना सीख जाता है जितना अपने यहाँ 8 साल का बच्चा 5वीं 6वीं में आने तक नहीं सीखता, यदि इस विधि से सिखाया जाए। तो सब ऐसा इस विधि में क्या होता है। तो हालांकि मैडम ने बड़ा ध्यान रखा, मैडम ने कर्मेंद्रियों की शिक्षा पे भी बल दिया, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पे भी बल दिया और भाषा और गणित की शिक्षा पर भी बल दिया। कैसे कर्मेंद्रियों की शिक्षा, कैसे बच्चों को जहां रखा जा रहा वहां 2 होल बनाए इन्होंने, 2 होल। एक होल में घर में काम में आने वाली तमाम चीजें रखी, टूथब्रश है, ब्रश है, बाल्टी है, जग है, झाड़ू है, तमाम चीजें, और बच्चों को उनमें भी इन्वॉल्व किया। उनको स्कूल जैसा लगे ही नहीं, उनको घर जैसा लगे और उन कामों में वो जुटे। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। अरस्तु कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है। इस सिद्धांत को आधार बना के उन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा कैसे, भाई जैसे रंगों की शिक्षा देनी है तो बच्चों के सामने रंग प्रेजेंट किए, फिर बताया कि देखो साहब ये रंग ऐसा है, ये पीला है, ये हरा है, ये काला है, सामने प्रेजेंट करके। छोटे बच्चों को तो यही ज्ञान दोगे आप, और क्या दोगे, ठीक है। अब बच्चों को त्वचा का ज्ञान देना है, स्पर्श कैसा हो, तो उन कुछ वस्तुएं रखी, जैसे कोई कोमल हो उसको स्पर्श करवा के बताए, देखो ये जो एहसास है ये कोमल है,
खुरदरा है, ये कठोर है, ये इस प्रकार का है शास्त्र। स्वाद की जिह्वा को ज्ञान देना हो तो अलग अलग प्रकार की चीजें जैसे खिलाई, काजू कतली खिलाई मान लीजिए, ठीक है, कि भाई अब ये जो है ना ये वो स्वाद है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, इस प्रकार इतना इतना सूक्ष्म ज्ञान ताकि बच्चे उसको आनंद के साथ सीख पाए। फिर भाषा और गणित पे भी बल दी। अपने को तो भाषा से मतलब है, भाषा में इन्होंने क्या सिखाया भाई, उनका उद्देश्य तो लिखना सिखाना था और लिखने से पढ़ना सिखाना था, लेकिन बच्चे पहले क्या सीख गए, लिखना। उद्देश्य पहले क्या था, पढ़ना सिखाना। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बच्चे को पहले तो पेंसिल या चौक पकड़ना आना चाहिए, पेंसिल या चौक, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाए, उसको अभ्यास करवाया जाए। जैसे अपन कंप्यूटर पर बैठते हैं तो माउस जो है ना शुरुआत में अपने से कंट्रोल नहीं होता, कहां लेके जाते हैं, कहां चला जाता है, फिर पकड़ करके लाते हैं, फिर गुस्से में माउस को उठाते हैं, इधर से रखो, क्योंकि अपन इतना घुमा देते हैं उसको कि वो माउस का कर्सर तो चला जाता है, उधर जगह ही नहीं बचते, फिर उसको उठा करके वापस इधर लाते हैं, फिर ऐसे ढूंढते हैं, हाँ वो आवाज आई इधर, होता है ना, ऐसा हुआ होगा सबके साथ ही, और हकीकत आज भी होता है। भाई उतना कंट्रोल नहीं है अपना, और कई लोग जो उसमें सिद्ध हस्त होते हैं, ऐसे इशारों पे नाचता है कर्सर उनके, होता है ना ऐसा। तो पेंसिल या पेन पकड़ने का अभ्यास करवाया, कुछ आकृतियां बनी रही, उन आकृतियों पे बच्चा घुमाए पेन को, ठीक है। तो उसका अपने पेन पे, वरना आपने देखा होगा कै कबूतर लिखते समय बच्चे का जैसे कोई का ऐसे हो जाता है, कोई का कैसे हो जाता है, उनसे बनता नहीं है शुरुआत में, वो पेन कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है। तो बनी हुई आकृतियों पे ऐसे घूमना, जैसे अपन वो कहते थे ना कै कबूतर ना मोटो कर ले, कै कबूतर लिख करके उसको घुमाता रहता था, पूरी पार्टी में एक ही कै कबूतर आता था, ठीक है। वो कारण है कि आपके हाथ जो है ना, छोटा बच्चा अभी उसको नहीं पता, तो वो सीख जाए। फिर साहब आपने कोई सैंड बोर्ड है, कोई गत्ता है, उस पे उभरे हुए अक्षर है बने हुए, उस पे उंगली फिराना उसको सिखाया कि जैसे ऐसे फिराता रहे, फिराने के साथ साथ उच्चारण भी करते गए, ठीक है। पहले वो फिराना घूम गया, सीख गया उस पे, फिर वो मतलब इतना बार बार घुमाने से इतना सेट हो जाता है उसके माइंड में कि आंख बंद करके भी उसको कहे ना इस पे घुमाना है तो वो घुमा देगा, मतलब वो आकृति उसके मस्तिष्क में सेट हो गई। इसलिए तो इसको साहचर्य विधि भी कहते हैं। अब जब आप उंगली उस पे घुमा रहे हो बच्चे से बार बार, वो सीख गए, तो साथ साथ आप उच्चारण भी कर रहे हो, क क क क क, तो उसके माइंड में बैठ गए ये कौन है, क है, कौन है, क। तो पढ़ना भी सीख जाएगा वो बार बार उच्चारणों को, भाई क है, ये ख है, ये ग है। और इसमें एक चीज और बताएं, इतालवी भाषा जो है ना, इतालवी भाषा और हिंदी भाषा, उसकी संरचना में कुछ सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि उच्चारण फिक्स है। जैसे अंग्रेजी में उच्चारण फिक्स नहीं है, कभी कोई साइलेंट हो जाता, कभी कोई वायलेंट हो जाता, पता ही नहीं चलता, ठीक है। हिंदी में उच्चारण फिक्स है, कै को हमेशा कई बोला जाएगा। अब साइकोलॉजी में पी तो आया ही नहीं, लिखते तो है ना, ठीक है। तो इतालवी भाषा भी हिंदी की तरह है, वहां भी हर ध्वनि का उच्चारण फिक्स है जैसा अपने हिंदी में है। इसलिए ये मोंटेसरी मेथड से अंग्रेजी नहीं सिखाई जा सकती बच्चों को, हिंदी सिखाई जा सकती है। मैडम भारत भी आई थी, उनको बुलाया गया था एक कार्यक्रम में, ठीक है। तो हिंदी और इतालवी में ये भाषा का जो संरचनात्मक जो गठन है उसमें कुछ साम्यताएं हैं, उन साम्यताओं के कारण ही हिंदी सीखने में भी क्या है, ये उपयोगी विधि। अब बच्चा साहब पढ़ना सीखने के साथ साथ उसके माइंड के अंदर वो फीड तो हो गया ना कि भाई ये क है, उच्चारण भी फीड हो गया, साहचर्य स्थापित हो गया। अब साहब मान लीजिए आपने बच्चे को एक बॉक्स दिया, बॉक्स में आपने 4 अक्षर लिखे, 3 अक्षर डाल दिए, एक कै लिखा हुआ, एक मैं लिखा हुआ, एक ले लिखा हुआ। अब बच्चे को कहा कै निकाल, बच्चा कै को निकाल करके रखेगा। फिर कहा मैं निकाल, तो वो मैं को भी, क्योंकि उसके तो फीड हो रखा है, और ले को भी। अब आप ऐसे बोलोगे कै मैं ले, तो वो धीरे धीरे पढ़ना भी सीख जाएगा। क्या कै मैं ले, क्या कै मैं ले, कमल कमल कमल। अब आप उस टास्क को आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसमें और ज्यादा अक्षर डाल सकते हैं, फिर उनसे शब्द बनवा सकते हैं, और धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण सीखा। अब मान लीजिए आपके कमरे में 20 वस्तुएं पड़ी है, 20 वस्तुएं, और उन 20 वस्तुओं के नाम लिखे हुए कार्ड बच्चे को दे दिए। बच्चे को कहा बच्चों सबसे पहले देखे नाम लिखे हुए कार्ड कौन रख के आता है, तो बच्चा वो अपने अक्षरों से नाम बनाएगा और उनके सामने लिखेगा। तो बच्चों में एक रोचकता हो जाएगी, मैं पहले लेकर के आऊं, और वो दौड़ करके वो काम करेंगे। फिर मान लीजिए आपने बच्चों को कुछ चिट्ठियां पकड़ाई 8-10, उनमें कुछ लिखा हुआ है, और बच्चे को कहा कि ये आपको पूरा करना है, ये टास्क पूरा करना। कैसे? मान लीजिए पहली चिट्ठी पे लिखा हुआ है कि दाएं देखो, तो बच्चा दाएं देखेगा, घूमना उसको। अब अगली चिट्ठी पे लिखा हुआ 3 कदम चलो, तो वो 3 कदम आगे बढ़ेगा। तो बच्चे की रोचकता भी हो जाएगी, निर्देश उसमें रहेगा, और इस प्रकार वो बहुत से शब्दों का, अक्षरों का क्या सीख जाएगा, ज्ञान सीख जाएगा। ये कौन से मेथड हो गया? मैडम मारिया मोंटेसरी। अब इन तमाम चीजें, जैसे अपन ने तो एक मौखिक तौर पे सामान्य चर्चा की है,
इनमें कहीं भी ये लगा कि बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हो, है आनंद है, खेल खेल सा ही लग रहा है पूरा का पूरा, इससे क्या होगी, बच्चे की रुचि बनी रहेगी, उसमें बोझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी आधुनिक शिक्षण प्रणाली इसी प्रकार डेवलप हुई। जैसे बाद में प्रोजेक्ट विधि बनी है, डाल्टन मेथड बना है, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एक बार इनको थोड़ा सा लिखते लिखते अपन चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं, लेकिन मस्तिष्क में एक धारणा तो क्लियर हो गई ना कि किस ढंग से ये विधियां डेवलप हुई। तो लिखिए आधुनिक शिक्षण प्रणालियां। आधुनिक शिक्षण प्रणालियां, आधुनिक शिक्षण प्रणालियां फ्रोबेल के कथन से ही चालू करते हैं। आधुनिक शिक्षण प्रणालियां फ्रोबेल के कथन से चालू करते हैं। देखो, शिक्षकों द्वारा, फ्रोबेल क्या कहते हैं, शिक्षकों द्वारा बालक को, शिक्षकों द्वारा बालक को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के, शिक्षकों द्वारा बालक को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर, स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालक को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का कार्य, इसी में लिखो, शिक्षा का कार्य, इसी कथन में लिखो, शिक्षा का कार्य प्रतिबंध नहीं, शिक्षा का कार्य प्रतिबंध नहीं बल्कि पथ प्रदर्शन है। शिक्षा का कार्य प्रतिबंध नहीं बल्कि पथ प्रदर्शन है। इसी में लिखो, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा द्वारा बालक के दैवी गुणों, शिक्षा द्वारा बालक के दैवी गुणों, देवीय या दैवी गुणों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दैवी गुणों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दैवी गुणों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्थान, शिक्षक का स्थान एक पथ प्रदर्शक का होता है, शिक्षक का स्थान एक पथ प्रदर्शक का होता है, पथ प्रदर्शक का होता है, शासक या नियंत्रणकर्ता का नहीं। शिक्षक का स्थान एक पथ प्रदर्शक का होता है, शासक या नियंत्रणकर्ता का नहीं। हो गए भाई? भाई शिक्षक शासक नहीं है, नियंत्रण नहीं करना है, पथ प्रदर्शन करना है। क्या लिखा हमने इसमें? बालक को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर क्या करना, प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का कार्य रोकना नहीं है, शिक्षा का कार्य मार्ग दिखाना है। अब हेडिंग लगाई किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली, ये जर्मन शब्द है, अर्थ है बच्चों का बाग। लिख लो, बच्चों का बाग। प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक विल्हम ऑगस्ट फ्रोबेल।
ये फ्रोबेल महोदय का पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हम ऑगस्ट फ्रोबेल। बताइए जरा कैसे बोलती होगी माँ। हाँ आजकल शॉर्ट में रखते हैं, लेकिन एक बार इसको बोले तो ए फ्रेडरिक क्या, आपने तो ऐसे ही बोले। हाँ हो सकता है, अब ये 4 है, पता नहीं दादा परदादा भी हो सकता है। अपने भी तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इनको अपने वाले नाम ऐसे लगते होंगे, क्या नाम रखते हैं? दीपक कोई नाम होता है, क्या रखते हैं? इनको तो लगता ही होगा भाई। अब इनको ये फ्रोवेल अच्छा लगता होगा। पुस्तक लिखो इनकी, एजुकेशन ऑफ मैन। पढ़ू आगे, ये लिख ली एजुकेशन ऑफ मैन। अगली पंक्ति में लिखिए, फ्रोबेल की मान्यता थी फ्रोबेल की मान्यता थी कि फ्रोबेल की मान्यता थी कि विद्यालय एक उपवन की तरह होता है, कि विद्यालय एक उपवन की तरह होता है, कि विद्यालय एक उपवन की तरह होता है जहां शिक्षक रूपी माली जहां शिक्षक रूपी माली बालक रूपी पौधों का जहां शिक्षक रूपी माली बालक रूपी पौधों का सिंचन सिंचन अरे सिंचाई सिंचन व विकास करते हैं, सिंचन व विकास करते हैं या विकास का ध्यान रखते हैं की बात हो गई। ठीक है भाई, बच्चे क्या हैं? पौधे। विद्यालय क्या है? बगीचा। शिक्षक क्या है? माली। रूपक अलंकार हो गए, सांग रूपक। ठीक है, अगली पंक्ति में चलिए। फ्रोबेल बच्चों के स्वाभाविक विकास में विश्वास करते थे। फ्रोबेल बच्चों के स्वाभाविक विकास में विश्वास रखते थे, मतलब स्वाभाविक ढंग से उनका जो विकास हो वैसा होने दो। फ्रोबेल बच्चों के स्वाभाविक विकास में विश्वास करते थे और से पहले पूर्ण विराम नहीं आता। और इसके लिए बालकों को अधिकाधिक अभिव्यक्ति व प्रयोग की सुविधा दिए जाने के पक्षधर थे। वह प्रयोग की सुविधा दिए जाने के पक्षधर थे। समझ में आ गई बात? ये क्या कहते थे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति का अवसर मिले भाषा सिखाने के संदर्भ में, वो खुद ज्ञान का प्रयोग करे, ना कि उसको केवल सैद्धांतिक तौर पे ही बताती जाए चीजें। अरे भाई, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मरक्षा। शिक्षा का उद्देश्य है आत्मरक्षा, आत्म प्रकाशन। मतलब अपने भावों को प्रकट करना। ठीक है, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति के अवसर मिले, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के अवसर मिले। ये किसकी मान्यता है? फ्रोबेल महोदय की। अगली पंक्ति में लिखिए, इसके लिए उन्होंने
अनेक शैक्षणिक उपकरणों, इसके लिए उन्होंने अनेक शैक्षणिक उपकरणों, खिलौनों, खेलों, अनेक शैक्षणिक उपकरणों, खिलौनों, खेल, गीतों आदि की रचना की, खिलौनों, खेलों, गीतों आदि की भाई कई उपकरण बनाए जो शिक्षा को, बच्चों को सिखाने में सहायता, उनके इस प्रकार से इन्होंने खिलौने डिजाइन किए, उस प्रकार से उनके गीत बनाए जो रोचक भी हो, बच्चों को मजा भी आए और चीजें भी सीख जाएं। अगली पंक्ति में लिखिए, 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में फ्रोबेल ने, 1837 ईस्वी में फ्रोबेल ने जर्मनी में, 1837 ईस्वी में फ्रोबेल ने जर्मनी में एक जगह ब्लैंकेनबर्ग, 1837 ईस्वी में फ्रोबेल ने जर्मनी में ब्लैंकेनबर्ग में एक शिशु विद्यालय खोला, शिशु छोटे बच्चों का एक शिशु विद्यालय खोला, एवं 1839 में इसे, किंडरगार्टन नाम दिया, एवं 1839 में इसे किंडरगार्टन नाम दिया। समझ आ गई बात भैया? अरे 37 में तो ओपन किया, 39 में नाम दिए, तथ्य भी आ गया, किंडरगार्टन नाम दिया। ठीक है, किंडरगार्टन मानी बच्चों का बगीचा। अगली पंक्ति में लिखिए, गीत गति रचना, हेडिंग बनाइए। वही इन्होंने एक तो गीतों को बहुत महत्व दिया, गीत गति रचना, गीत गति रचना। देखो इस प्रणाली में ऐसे गीतों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रणाली में ऐसे गीतों का प्रयोग किया जाता है जो बालकों की ज्ञानेंद्रियों, व मांसपेशियों को गति देते हैं, बालकों की ज्ञानेंद्रियों व मांसपेशियों को गति देते हैं, जिससे बालक अनायास ही अनेक वस्तुओं का परिचय प्राप्त करते हैं, जिससे बालक अनायास ही अनेक वस्तुओं का परिचय प्राप्त करते हैं। इन्हें शिशु गीत या खेल गीत, इन्हें शिशु गीत या खेल गीत या प्ले सॉन्ग्स कहते हैं। लिख दिया मैंने, इन्हें शिशु गीत या खेल गीत या प्ले सॉन्ग्स कहते हैं। भाई ऐसे गीत बनाए जिससे बच्चे की मांसपेशियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों सक्रिय रहे। ठीक है, और इन गीतों के माध्यम से मजे मजे में बच्चा बहुत सी चीजों का क्या प्राप्त कर ले,
ज्ञान प्राप्त कर ले। अगली पंक्ति में लिखिए, बिना किसी प्रयत्न के। भाई बच्चा तो खेल खेल रहा है, बच्चा तो गीत का मजा ले रहा है, उसको थोड़ी पता है कि मुझे सिखाया जा रहा है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे उस गीत के साथ साथ ही बिना किसी सायास, बिना किसी प्रयत्न के, अनायास ही वो बहुत सी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगली पंक्ति में लिखिए, गीतों के साथ अभिनय का योग भी रखा जाता है। गीतों के साथ अभिनय का योग भी रखा जाता है। आगे बढ़े, गीतों के साथ अभिनय का योग भी रखा जाता है। अब लिखो खेल। खेल, खेल, हाँ जी, फ्रोबेल ने किसके खेल को ज्यादा महत्व दिया? गेंद के खेल को महत्व दिया। तो लिखिए, फ्रोबेल गेंद के खेल को, फ्रोबेल गेंद के खेल को अत्यधिक महत्व देता था। फ्रोबेल गेंद के खेल को अत्यधिक महत्व देता था। अगली पंक्ति में लिखिए, गेंद के खेल से ही बालक को, गेंद के खेल से ही बालक को भाषा का, गेंद के खेल से ही बालक को भाषा का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। गेंद के खेल से ही बालक को भाषा का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। यह खेल गीतों के साथ शुरू होता है। यह खेल गीतों के साथ शुरू होता है। अरे भाई, इस प्रकार के खेल बनाए जाए जिससे खेलते खेलते वर्णमाला का ज्ञान हो जाए, है, गेंद जिधर जाए वर्णमाला के पहले अक्षर से उसका ज्ञान हो, या आपस में बच्चा एक दूसरे को कैच करवाए, क ख ग, ऐसा कोई गीत बनाए और उन गीतों के माध्यम से वो उसको सीखे। फिर मैंने कहा ना, जब वो सामान्य वर्णमाला का उसको ज्ञान हो जाता तो वही गेंद जीवन का प्रतीक बन जाती है। उसी गेंद के माध्यम से नए नए वाक्यों को उसको सिखाया जाता है। अगली पंक्ति में लिखिए, सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांतों के नाम लिख लीजिए। आत्मक्रिया का सिद्धांत, आत्मक्रिया का सिद्धांत, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत, ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत। आत्मक्रिया का एक बार लिख लीजिए आप, ये आत्मक्रिया का सिद्धांत, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत। भाई, खेल में बच्चा खुद क्रिया करेगा और सीखना तभी प्रभावशाली होता जब व्यक्ति खुद क्रिया करके सीखे। आत्मक्रिया, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत। खेल बच्चे की स्वाभाविक रुचि है, खेल बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति है, खेलने में बच्चे को आनंद आता है, तो क्यों न उसी खेल को सीखने का साधन बना दिया जाए। खेल द्वारा सीखने के सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, यहां बच्चे को बाइंड अप नहीं किया जा रहा, बच्चे को बाउंडेशन नहीं दी जाती, बच्चा स्वतंत्र ढंग से सीखता है। और ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत, जैसे बीज में पौधा और वृक्ष बनने का गुण है, वैसे बच्चे में भी बहुत से दैवीय गुण है, और उन दैवीय गुणों को स्वतंत्र ढंग से प्रकटीकरण करने का इसमें क्या दिया जाता है? अवसर दिया जाता है। स्वतंत्रता बात हो गई। भाई, गुण भीतर है, केवल उन गुणों को प्रकट होने का क्या देना है? अवसर देना है। आगे लिखिए, यह विधि शिशु शिक्षा से ही संबंधित है। यह विधि शिशु शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा, यह विधि
शिशु शिक्षा से ही संबंधित है, माध्यमिक स्तर से नहीं। यह विधि शिशु शिक्षा से ही संबंधित है, माध्यमिक स्तर से नहीं। बड़े बच्चों को थोड़ी सिखा सकते हो गेंद खेल खेल करके ऐसे। शिशु शिशु छोटा छोटा टाबर। अगली पंक्ति में लिखा, इन विद्यालयों में इन विद्यालयों में इन विद्यालयों में अनिवार्यतः इन विद्यालयों में अनिवार्यतः शिक्षिकाओं को ही नियुक्ति दी जाती है। इन विद्यालयों में अनिवार्यतः शिक्षिकाओं को ही नियुक्ति दी जाती है। अनिवार्यतः शिक्षिकाओं को ही नियुक्ति दी जाती है, क्योंकि इन विद्यालयों में अनिवार्यतः शिक्षिकाओं को ही नियुक्ति दी जाती है क्योंकि वे स्वभाव से विनम्र व वात्सल्यपूर्ण होती है। हालांकि ये सब पे लागू नहीं होता है। कई तो घर के गुस्से बच्चों पे निकाल देती हैं। कई वीडियो आए ना ऐसे, छोटे बच्चों को एक दिन एक वो प्ले स्कूल की मैडम थी, लात मार रही छोटे बच्चों को ऐसा। अरे मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बड़ाई कर रहा हूं, नियुक्ति करवा दी देखो। अरे सच में एक दिन एक ऐसा वीडियो देखा। एक दो होते ना एक्सेप्शन, अपने यहां ऐसा कोई भी नहीं है। अपने तो सब बड़े विनम्र हैं, लेकिन सच में एक दो वीडियो ऐसे देखे जहां प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ऐसे लौट की मार रही वो शिक्षिका। बड़ा गुस्सा है उसको देख करके, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसे 2-3 इंसिडेंट ऐसे वीडियोस देखे। कई होते खड़ूस प्रकार के प्राणी, ठीक है, क्योंकि वे स्वभाव, बाकी महिलाएं स्वभाव से बड़ी विनम्र होती हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। हाँ। क्योंकि वे स्वभाव से विनम्र व वात्सल्यपूर्ण होती हैं। एवं 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 बच्चों की मानसिकता व आवश्यकताओं को सहज ही समझ जाती हैं। भाई मान बेरो पड़ जाए जी, क्योंकि बच्चों की आवश्यकताओं को और मानसिकता को सहज ही समझ जाती है। अरे एक फिल्म है, क्या नाम तो नहीं पता, वहां ऐसे वो है तो हास्य की, वो 3 हीरो रहते। एक दिन ऐसे फेसबुक चलाते चलाते उसका छोटा सा क्लिप सामने आ गया है, ए बेबी ऐसा कुछ था। वो 5-7 मिनट का क्लिप देखा था मैंने तो उस फिल्म का, ठीक है। ऐसे सामने फेसबुक पे वीडियोज आते रहते ना, ऐसा कुछ आ गया था, ठीक है। तो लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करते थे ठीक है। तो वहां वो 2-3 लोग थे। अब वो एक छोटी बच्ची उनके दरवाजे पे कुछ छोड़ जाता है। अब वो उसको वो बेचारे समस्या ग्रसित हो जाते हैं, उनके साथ बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटित होती। अब वो उसको खिलाने के लिए इसका भाई अब उसको नहलाना है, अब इसको फ्रेश करवाना, उनके समस्या हो गई। वो अद्भुत अद्भुत घटनाएं हो रही उनके साथ, मतलब हंसता हंसता पागल हो जाए आदमी उसको। आज आप देखना, आप देखिए हुए है ना। हाँ, तो बच्चियां जो है ना उन चीजों को बड़ी सहजता से निपटा सकती हैं, ठीक है भाई, उनके हैबिट में रहता, स्वभाव से वो समझ जाती हैं। पुरुष नहीं समझ पाते। अगली पंक्ति में लिखिए, अरे मान लीजिए कोई बच्चा रोने लग जाए, अब जो पुरुष जो है उसको थोड़ी देर तो पुचकारेगा, थोड़ी देर तो समझाएगा, फिर उसको मारेगा फिर अंतिम हथियार उसको चुप कराने का कि मैं अब दिलों तेरा चुप जा, मेरो सिर दुखेला। ठीक है, माँ ऐसा नहीं करती, कई निष्ठुर माताएं तो करती हैं ऐसा, बाकी अधिकांश ऐसा नहीं करती, ठीक है। देखो इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को, देखो काफी विस्तार दे दिया हमने इस विधि को। इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को 2 पारियों में संपन्न किया जाता है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को 2 पारियों में संपन्न किया जाता है, ठीक है, ये नया तथ्य है। 2 पारियों में संपन्न किया जाता है।
अगली पंक्ति में लिखिए, प्रथम पारी में धार्मिक व नैतिक शिक्षा, प्रथम पारी में धार्मिक व नैतिक शिक्षा, कोमा लगाओ, इंद्रिय प्रशिक्षण। इंद्रिय प्रशिक्षण, भाई इंद्रियों को भी तो प्रशिक्षण देना है। इंद्रिय प्रशिक्षण, पठन, पठन लेखन, पठन लेखन व अंक गणित का शिक्षण, पठन लेखन व अंक गणित का शिक्षण, तथा दूसरी पारी में, तथा दूसरी पारी में अन्य विषयों का शिक्षण, तथा दूसरी पारी में अन्य विषयों का शिक्षण व क्रियाओं के संपादन की व्यवस्था होती है, वह क्रियाओं के संपादन की व्यवस्था होती है, वह क्रियाओं के संपादन की व्यवस्था होती है। ये कौन सी विधि हो गई आपकी, बोलो, किंडरगार्टन प्रणाली। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा को हम देते हैं विश्राम। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, और इन कक्षाओं को देखते देखते लिखें, क्योंकि लेखन के साथ साथ बहुत सी चीजें समझ में आ जाती है। ओके, जय हिंद।